कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। मैं करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज सोरावन तहसील में रही। मुझे इसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। दोस्तों, ये देश के अंदर में एक ऐसा केस है आज की डेट में जिसने लड़कियों के लिए भी एक समस्या खड़ी कर दी है और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना दिया है देश के अंदर में कि आने वाले टाइम में इंसान ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ से यहाँ पर बात करूँगा। इसके ऊपर दुनिया भर के मीम्स बन रहे हैं आज की डेट में कि नहीं बनाऊंगा अपनी पत्नी को एसडीएम। यहाँ पर अभी कई सारे हस्बैंड ऐसी बातें बोल रहे हैं कि तुम भी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह मुझे धोखा तो नहीं दोगी। कुछ इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है। ये जो केस है यहाँ पर सरकार तक भी अब इन्वॉल्व हो गई है। पहले ये एक नॉर्मल केस की तरीके से देखा जा रहा था, पर आज की डेट में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पूरा मुद्दा क्या है यहाँ पर, अभी मैं इसके ऊपर क्यों आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई सारे मेल आए भी रिसेंटली कई सारे बच्चों के द्वारा कि सर कई बार आप बोलते हो कि वाइफ को पढ़ाना चाहिए, ऐसी जगह ये करना चाहिए सर, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या किया जाए। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो यार एक बात देखो, यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो पर्टिकुलर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ जिसको नहीं पता, ये है बेसिकली हस्बैंड और ये है वाइफ। तो ये जो हस्बैंड है इसने अपनी वाइफ को पढ़ाया बेसिकली यहाँ पर जद्दोजहद करके, पैसे वैसे लेके अपने घर वालों से और जैसे तैसे। तो वाइफ बन गई एसडीएम, 16th रैंक आई। 16th रैंक आने के बाद में इन्होंने यहाँ पर ये एक बेसिकली ऑफिसर है कमांडेंट साहब, इनके साथ में इनके द्वारा बेसिकली इनके रिलेशनशिप चला एक तरीके से। इन्होंने अपने आप में एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पर चीज़ें जो हैं आगे बढ़ी। हस्बैंड ने इनको दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइज स्टेट में एक दूसरे के साथ में पकड़ भी लिया। उसके बाद में यहाँ पर जो कंडीशन ये बनी, जैसे यहाँ पर इनको पता चला कि हस्बैंड को पता चला है तो इनके ऊपर कई सारे केस लगा दिए गए दहेज के और पता नहीं कैसे कैसे। और इवन कंडीशन यहाँ पर ये भी बनी कि यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि इनको मार दो, नहीं तो ये जो है हमारी दोनों की जिंदगी और करियर बर्बाद कर देगा। ये दो कमांडेंट साहब हैं यहाँ पर, इनकी वाइफ भी बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इसको लेकर। तो इन्होंने बोला कि इनकी वाइफ जो है मेरे से आकर मेरी बोली भैया हमारी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करो, भैया हेल्प कर दो। तो मतलब सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई कि दोनों शादीशुदा हैं और दोनों एक दूसरे से कहीं और रिलेशनशिप चला रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी कई सारे लोग जो हैं, जो मूवी है बेसिकली वो नहीं है क्या नाम मूवी है, अमिताभ बच्चन का डबल रोल रहता है, सूर्यवंशम, ठीक है। तो कह रहे उसमें हीरा ठाकुर बन गए बेसिकली हस्बैंड, और वहां पर तो चलिए वो बिजनेसमैन बन गए इसलिए टिक गए, वरना उसकी वाइफ भी छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे लोगों ने अपनी वाइफ जो है वो कोचिंग में जिनको पढ़ने के लिए भेज रखा था जैसे तैसे लड़कर, वो सबको वापस बुला लिया बहुत सारी, जब से ये केस वायरल हो रहा है। और इसी के साथ में नई सिचुएशन यहाँ पर अभी ये देखने को मिल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो तो सही है, पर बहू पढ़ाओ, बहू को आगे मत बढ़ाओ। ये भी बात यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर ट्विटर पर वायरल हो रही थी, ओनली एक पर्टिकुलर केस की वजह से। अब यहाँ पर इनके द्वारा सबसे खतरनाक चीज क्या की गई है, वो ये की गई कि इन्होंने आने वाली जो खासकर महिला है, अगर कोई शादी के बाद अपनी जो वाइफ को पढ़ा लेता था तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इन्होंने। ये इतनी बड़ी कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि दूसरों के रास्ते बंद कर दिए। मुझे अभी भी याद है एक बच्ची थी यहाँ पर, उसका उड़ीसा में, मतलब जो उस उड़ीसा में जो नहीं एक तरीके से डी ग्रेड या फिर उससे ऊपर जो एक एग्जाम होता है उसमें उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। उस गांव से कभी किसी का सिलेक्शन होता लड़की का पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में, तो उस गांव के प्रधान जो थे उन्होंने मुझसे कॉल पर बातें की थी कि आपकी वजह से बच्चियां जो हैं एक तरीके से सेलेक्ट हो गई। तो मैंने कहा मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से हुई है, वो कहाँ से निकल कर आ रही है आज की डेट में, और आने वाले टाइम में और भी बच्चियां अब यहाँ से निकल पाएगी। तो वो जो लड़की थी उसने आने वाली लड़कियों के लिए क्या किया, रास्ता खोल दिया दूसरी और भी यहाँ पर, ताकि बच्चियां जो हैं आगे निकल कर आ सके। और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने आने वाली सभी जो औरतें थी खासकर जो शादी के बाद में, उनके सबके रास्ते बंद कर दिए हैं इन्होंने यहाँ पर। अभी यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे ध्यान से, ये स्टार्टिंग में केस दर्ज नहीं हुआ, पर लेकिन जब इनने सारे पोथी पत्ते खोले कि कितना सारा करप्शन कर रही है, कहाँ कहाँ से पैसा लेकर आ रही है, वो सारा हिसाब किताब जब इन्होंने पब्लिक में लाकर रखा,
तो यहाँ पर तब इसको ढंग से केस को एक्सेप्ट किया गया, वरना ये आज की बात नहीं है, ये कईयों साल पुरानी बात है। और ये इंसान जो है इन चीज़ों से लिए जूझ रहा था यहाँ पर चारों तरफ से कि कैसे इसको बेसिकली कंट्रोल किया जाए चीज़ों को, पर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते तब ये पब्लिक में आकर बैठे कि अब कोई और बेसिकली यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि अब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से सारी चीज़ सीधी सीधी ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आप लोग किसी एक पर्टिकुलर अगर मुद्दे पर जाओ, जब हस्बैंड जो होता है, खासकर अगर आप लोग बात करें, अगर वो कम कमाता है वाइफ से, तो सोसाइटी में इसको एक तरीके से बेइज्जती की तरीके से देखा जाता है, अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये समाज की भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आज की डेट में आप लोग देखो, हस्बैंड जो है वो घर पे काम करे तो समाज जो है उसको अलग तरीके से देखता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें यहाँ पर अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो एक अलग ही पैटर्न यहाँ पर निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं समाज भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर एक तरीके से ना रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई हस्बैंड इतने हद तक जाकर अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है और वाइफ इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर रही है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक गलत बात है। अगर आप लोग इसको उस नज़रिए से देखोगे यहाँ पर, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि एक तरीके से ना इंसान जो है आगे इस तरीका कोई काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि कल को मेरे से ऊपर अगर चली गई तो क्या क्या कंडीशन अगर बन सकती है। और अगर कोई वाइफ आज के में ऐसी पोजीशन पर पहुंच भी गई है, वो भी 1000 बार सोचेगी कि कल को ऐसी कंडीशन बन गई तो तुम्हारी भी हालत जो है यहाँ पर इसके जैसी हो सकती है। तो कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी दो पहलू हैं। यहाँ पर आगे से कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि चीज़ें हो सकता है कि तो थोड़ी कंट्रोल होती नजर आए। अगर कोई इस तरीके की पोजीशन पर जाकर बैठता है और इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचेगा। पर दूसरी साइड में नेगेटिव भी है कि आगे से कोई अपनी वाइफ को पढ़ाने से पहले भी 1000 बार सोचेगा कि कल को ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी ये तो समाज डिसाइड करेगा। आप लोग की क्या राय इसके बारे में आप लोग बताएगा, इस केस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर मुझे कई सारे बच्चों ने मेल किया कि सर आप कहते हैं कि वाइफ को पढ़ाना चाहिए, ये वो, सर देखो ये हो रहा है। तो यार पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक आधा केस आ गया तो उसकी वजह से मतलब सबको पढ़ाना ही छोड़ दें तो वो एक अलग बात है। और पढ़ाना है तो यार ऐसे इंसान को देखो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलो। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ना जब इंसान ऐसे माहौल में जाता है, ठीक है, तो उसकी एक तरीके से अलग पैटर्न देखने का नजरिया स्टार्ट हो जाता है। जिसके पास में पैसे नहीं थे उधार लेकर पढ़ा रहा है, अब वो अपना शानदार तरीके से बढ़िया जिंदगी जी रही है, तो वो क्यों ही यहाँ पर इस हस्बैंड को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पसंद करेगी। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, ये अकेला केस सामने है, बहुत सारे केस ऐसे होंगे बैकग्राउंड में जो इस तरीके चल रहे होंगे कि या तो डाइवोर्स हो जाता है या फिर कोई और कंडीशन बनती है। तो ये समाज का सत्य भी है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताएगा। तो 6 जुलाई है आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस बहुत शानदार रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में बात करता है। जूनोटिक बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हुआ कि जूनोटिक बीमारी जो है फिलहाल के टाइम पर इनके ऊपर फोकस देना चाहिए। वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेकर आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये डे आप लोगों को देखने को मिलता है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा, वेस्ट नाइल फीवर, ये मोंकी पॉक्स, अभी बहुत सारी ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही हैं जो कि वो बीमारी है जो जानवरों से निकलकर इंसानों तक पहुंचती हैं और इन्हीं बीमारों को जूनोटिक बीमारी आप लोग बोलते हो। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बोला गया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ये सिस्टम में यानी कि जंगलों और इंसानों को सबको साथ में लेकर चलना है, वरना दिक्कतें बहुत सारी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कई सारे बच्चे देखिए कुछ बातें बोल रहे हैं, जैसे कि एक तो पीडीएफ बची है कल का दिन जो था यार इतना बिजी था जिसकी कुछ हद नहीं है। जरा सा भी मतलब एक तरीके से ना टाइम नहीं मिला किसी भी काम के लिए, बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर। अभी जैसे मैंने बताया था कि मुझे कुछ टाइम तो जैसे, तो वो टाइम जो है लगभग आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों की मंथली वीडियो बची हुई है, मैंने आप लोगों को बोला था, तो मंथली वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेंशन मत लेना। और पीडीएफ भी बची हुई है, जो भी आप लोगों की मैंने बोला था वे सारी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इस वीकेंड तक आप लोगों का सारा जो भी पेंडिंग काम बचा हुआ है वो सारा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि जो पिछले गए हैं लगभग 8 से 10 दिन, तो ये कुछ ऐसे गए हैं कि मतलब नहीं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा पता नहीं वीडियो भी आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही थी चीज़ें बहुत सारी, पर लेकिन फिर भी अरेंज की गई जैसे तैसे, पता नहीं कैसे कैसे इसलिए कभी लेट आ रही है कभी कुछ आ रही है। तो जल्दी ही जैसे ही इस वीकेंड तक आप लोग की सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को फिक्स होती ही नजर आएंगी और कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों के सामने आएंगी, जैसा मैंने बोला था। तो उसके ऊपर भी काम बेसिकली लगभग कंप्लीट हो रहा है।
जो मैंने बोला था ना, कई सारी चीज़ें भी बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में। इसी के साथ में कई सारे बच्चे जो हैं वो क्या बोल रहे थे कि सर पिछली अभी मई की भी बची हुई है, बोला मंथली PDF, वो मंथली वीडियो, तो इस वीकेंड के एंड तक जो है आप लोगों को वो मंथली वाली भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए PPT मेरे पास में कंप्लीट हो चुकी है, पर लेकिन उसमें क्या है, उसमें बस रिकॉर्डिंग का हिसाब नहीं बैठ पाया कि उसको रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब सिचुएशन एक तरीके से ना, माहौल ऐसा बनता है तो कंडीशन इस तरीके की हो जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो 2 वीडियो मुश्किल से मैनेज कर पा रहा था, 2 क्या वहाँ तो एक ही आती है पेड कोर्स के अंदर में, वो भी वीक में लगभग मेरी, तो वहाँ से कोई इशू नहीं है। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर पेड कोर्स आ गया इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यार पेड कोर्स कभी इस चीज़ पर इंपैक्ट डालेगा नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाला क्योंकि उस टाइम पर चीज़ें इतनी हो गई थी, मैनेज नहीं हो पा रही थी मेरे से अकेले, तो फिर टीम बन गई पूरी, तो अब टीम सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। पर लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूट्यूब के लिए और बेहतरीन ही चीज़ें होंगी, आप लोग देखना, और ये आप लोगों को आगे फील भी होता हुआ नजर आएगा। जल्दी ही देखना, आप लोगों को ये चीज़ें फील कराऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके के लिए चीज़ें स्टार्ट की गई इसलिए चीज़ें स्टार्ट की गई थी ताकि और इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकूँ, ताकि ढंग से चीज़ों को लेकर चले जा सके, ना कि इसलिए कि और चीज़ें जो हैं वो डाउन होती नजर आए, ठीक है। अगर इस तरीके कंडीशन बनेगी कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही हैं तो फिर इसका मतलब ही क्या रह गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो बहुत ही कम एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है कि एक जैसे अगर कंपेयर करो, यहाँ 10 लाख लोग हैं, ठीक है, अगर बात करें यूट्यूब के ऊपर में, और यहाँ कितने होंगे, लगभग 50,000 के करीब लोग हैं अभी अगर एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग देखो। तो यूट्यूब जो है वो एक तरीके से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, यहाँ एक तरीके से लिमिटेड लोग आप लोगों यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर तो हमेशा चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, टेंशन मत लेना उस चीज़ के, तो वो एक अलग पैटर्न है। जिस तरीके जितनी चीज़ें प्रोवाइड कराता उससे ज़्यादा ही आनी है, उससे कम नहीं होने वाली है, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। बस वो ये थोड़ी सी चीज़ें सेटल करनी थी, तो लगभग हो गई है। अब चीज़ें पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जो जो पेंडिंग पड़ी हुई है PDF वगैरह, वीडियो वगैरह, वो सारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आप लोग देख लेना, डाउनलोड कर लेना। ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, उसके लिए बात हो गई है लगभग, तो इस वीकेंड के एंड तक आप लोगों को उसके लिए भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसके लिए क्लैरिटी आई होगी। यहाँ पर एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, कि जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा फास्ट चैटबॉट ये बेसिकली स्टार्ट किया गया, जिसमें डिस्ट्रेस जो लोग हैं उनको हेल्प की जाएगी। इसको बोला गया टेलीमानस। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, टेलीमानस। आज की डेट में अगर आप भी देखिए एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, परिवार में कोई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन जिंदगी में देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं में से कुछ फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर है। बेसिकली इंसान जो है ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पर कई बार खतरे रहते हैं, स्कूल में कॉलेज में ढंग से नहीं जा पा रहा है, वहाँ पर अटैक हो जाते हैं कई बार, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इवन ट्रैफिक में कहीं जा रहे तो बम ब्लास्ट हो गया, मार्केट में कहीं जा रहे तो बम ब्लास्ट हो गया, किसी ने किसी को गोली मार दी। तो ऐसे माहौल में लोगों की हालत कैसी होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में सबसे ज्यादा लोगों की बेसिकली इस तरीके से पैटर्न में कॉल आती हैं, इस तरीके नंबर पर, जहां पर साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और काफी ज्यादा परेशान है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, उनके द्वारा टेलीमेडिसिन, ये इंडिया का फर्स्ट चैटबॉट है जो कि स्टार्ट किया गया है ताकि लोगों की हेल्प कर सके जो डिस्ट्रेस में है, टेंशन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कहां पर लॉन्च किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया, तो क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था अभी, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अभी यहाँ पर आगे चीजें हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, मतलब थोड़ा सा टाइम का मतलब कल इसको डिस्कस कर दूंगा मैं पूरा डिटेल में, कि मैंने बोला था मीटिंग के बाद भी डिस्कस करेंगे। वैसे स्टार्टिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी थी। SEO के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि SLV PDF पर यहाँ पर चीजें हैं, तो ये आप लोग देखें यहाँ पर। तो ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में सारी किस तरीके चल रही है। तो ईरान अभी नया मेंबर इसमें ऐड हुआ है, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बेसिकली इसको डिटेल में तसल्ली में डिस्कस कर लेंगे। पूरा टॉपिक इसी के नाम पर प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना। अभी कुछ आर्टिकल देख लेते हैं आगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक कर डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी PDF जो है मैंने बता दिया, शाम तक शेयर कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि सर डिसलाइक कर दी वीडियो आज मैंने, मतलब नहीं एक तरीके से कि उसने वीडियो पहले लाइक करी, फिर कह रहा है सर पहले लाइक करके फिर डिसलाइक कर दी, अब तक PDF नहीं आई, इसलिए मैंने वीडियो खोली और यहाँ पर आकर फिर से डिसलाइक करी। इतना क्यूट है ना यार आप लोग, ये आप लोग का प्यार है ना ये, और ये जो एक्सपेक्टेशन है यही मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है, ठीक है। टेंशन मत लो, कभी एक्सपेक्टेशन पर आज तक खड़ा उतरा हूँ, आगे भी उतरूंगा, बस थोड़ी सी टाइम ना, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती है टाइम, ठीक है। तो अभी चीज़ें कुछ ऐसी हो गई हैं, तो बस आप लोग टकटकी लगाकर वीडियो को एंजॉय कीजिए, बाकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या फिर ड्यूटीज के बारे में जब भी कुछ पढ़ना हो आप लोगों को, तो मेरे तो दिमाग में हमेशा एक ही कोटेशन आती है, और वो है APJ अब्दुल कलाम सर जी की कोटेशन। उनके द्वारा ड्यूटी के बारे में बड़ी ही शानदार बात बोली गई है। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, पहले तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम पे डेली लेक्चर लेकर आना। आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों की ड्यूटी है कि अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में लेके चलना,
किसान खेती कर रहा है, वो किसान की ड्यूटी है। इसी तरीके से जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसकी ड्यूटी होगी। तो अगर कोई पर्सन अपनी ड्यूटी के साथ में लापरवाही करता है तो उसको सबकी चोचो वोचो करनी पड़ेगी। सब सुना होगा ना चोचो वोचो, यानी कि सबकी एक तरीके से वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो एक डिग्निटी वाली लाइफ उसको मिल सकती है वो वाली नहीं मिलेगी। सामने वाले के रहमो करम पर पलना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग टाइम पर अपना काम नहीं कर रहे हो तो सामने वाला आप लोगों को सुनाएगा, क्योंकि वो तो पैसे दे रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है। अपने तरफ से कोई गलती करने का मौका मत छोड़ो। अपना जो काम करना है आप लोगों को उसको प्रॉपर वे में करो। हमेशा अप टू द डेट रहो अपने काम को लेकर, सामने वाले को बोलने का मौका ही मत दो। तो ये होता है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करना। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई, बोला गया कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू नो नीड टू सैल्यूट एनीबडी। यानी कि अगर अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो किसी को भी सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है भाई। अपनी ड्यूटी को एंजॉय करते रहो, अपने काम को काम पे करते रहो। किसी के सामने कोई भी आप लोगों को चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ यू पोल्यूट योर ड्यूटी, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे, उसको प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करोगे, यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी, तो आप लोगों को हर एक इंसान को सैल्यूट करना पड़ेगा, चापलूसी करनी पड़ेगी, यार ये काम निकल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। तो ये चीजें यहां पर बोली गई है। मुझे पर्सनली दिल से पसंद है ये कोटेशन, तो इसलिए मुझे लगा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन होनी चाहिए। और कुछ भी लिखने के लिए आ जाए ड्यूटीज के बारे में तो वहां पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी यार। अगर यहां पर बात की जाए तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा यहां पर कमेंट किया गया। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब 15 अगस्त का जो अपना स्पीच दिया गया उसमें भी उनके द्वारा ड्यूटीज के बारे में बात किया गया। तो हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कंपेरिजन होने लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें कंपेयर होने लगता है कि किसको ज्यादा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी कई सारी बातें होने लगती हैं। तो ये काफी डिबेट डिस्कशन वाला टॉपिक भी है, आगे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगर बात की जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कई सारी बातें करूंगा मैं अभी आप लोगों से, जो कि आप लोग समझ पाएंगे। फिलहाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर कमेंट किया गया ड्यूटीज के ऊपर यहां पर, ठीक है, कि नागरिकों को ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन का काम करेंगी, वो सारी बातें। पर लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो यहां पर दो चीजों में कंपेयर होता है हमेशा। एक तो हो गया फंडामेंटल राइट और दूसरा हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें कंपेयर क्यों होता है उसके पीछे का मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। उसमें कंपेयर इसलिए होता है क्योंकि जब फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि अगर उनका हनन हो गया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। पर लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहां पर एक और कोटेशन मुझे याद आती है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है, कल को आप लोग आईएएस बन गए तो आप लोगों के साथ में दुनिया भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लगेंगी जो आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस बन गए तो भाई साहब उसको उठा के जेल में डलवा दो, अपनी दुश्मनी निकाल लो, उसने मुझे ऐसा बोला था जब मैं एक तरीके से पढ़ाई कर रहा था, मेरे घर वालों के साथ में ये किया था, अब आया मजा, अब बदला लिया जाएगा। नहीं, वो आप लोग की जो ड्यूटी है, जो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सही इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि ये तुम्हारी पावर है तो ये तुमको इतना काम करना पड़ेगा। तो अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं वो आप लोगों को बताइए। फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को पता है तो पार्ट 3 में संविधान में देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है सारे। ठीक है, इसी के साथ में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो वो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पार्ट 4 में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 51A इसके अंदर आप लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है एक पर्टिकुलर संविधान में संशोधन करके। कौन सा था वो संविधान में संशोधन? याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था ये 1976 में। हाँ बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने, ये उस टाइम की बात की जा रही है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से लेके 1977 तक। उस टाइम पर यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई कि लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने आज की डेट में 11 ड्यूटीज हैं। पर लेकिन स्टार्टिंग में 10 ड्यूटीज यहां पर ऐड की गई थी।
ये सारी की सारी ड्यूटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अपने देश में अपनी चीज़ों को आप लोगों को रेस्पेक्ट करना है, किस तरीके से उनको आप लोगों को वैल्यू देना है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। इवन अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जहाँ पर जो जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, लेक, वाइल्ड, ये सारी चीज़ें इसको यहाँ पर इंक्लूड करके चला गया है। तो यानी कि आप लोगों से यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है। पर लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 10 ड्यूटी जो थी यहाँ पर ये तो ऐड की गई थी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये तो सबको पता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक ये बन जाता है कि जो ये लास्ट वाली ड्यूटी है ये कब ऐड की गई। लास्ट वाली ड्यूटी थोड़ी सी खतरनाक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्यूटी तो बनी पेरेंट्स की पर लेकिन फंडामेंटल राइट बना यहाँ पर बच्चों का। ये कैसे, ये कंफ्यूजन में आप लोग आओगे। जैसे कि जब संविधान में संशोधन किया गया तो यहाँ पे एक साथ में दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। एक तो बच्चों को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बच्चों को यहाँ पर एक अधिकार दिया गया। अधिकार क्या दिया गया? बच्चों को ये दिया गया अधिकार राइट टू एजुकेशन का, यानी कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर यहाँ पर जब चेंज किया गया। तो यहाँ पर संविधान के अंदर में यानी कि 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। पर लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कैसे पता होगा एजुकेशन के बारे में? पेरेंट्स की ड्यूटी होनी चाहिए ना कि पेरेंट्स यहाँ पर उनको स्कूल में भेजें कि हाँ जाओ स्कूल में जाओ, इस तरीके से। तो उसके चलते पेरेंट्स की ड्यूटी भी यहाँ पर बनाई गई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये एक्ट लाया गया फिर 2002 में आगे चलकर, जिसके चलते यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा पर्टिकुलर एक संविधान में संशोधन करके ये माता पिता की ड्यूटी बनाएगी कि वो बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, जो एक तरीके से अब बोल सकते हैं 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आने वाले टाइम में यहाँ पर बच्चा जो है वो सही डायरेक्शन में चल सके। और आगे चल के आप लोगों को पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारे देश में आया 2009 में। ठीक है, तो उसी से इंप्लीमेंट किया गया यहाँ पर इस वाले कानून को, जो कि पहले यहाँ पर लेकर आया गया था। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड की गई थी यहाँ पर, ये याद रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड की गई है। ठीक है, अब एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। कोई भी जब काम होता है, हमारे संविधान में संशोधन हो गया या फिर कुछ भी जैसे कोई कानून बनाना है, तो उससे पहले एक पूरा एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली कमेटी बनाई जाती है, तो इसको भी एनालिसिस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पर, जो 6 से लेके 14 साल बच्चे हैं ये नॉर्मल बच्चों के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है दिव्यांगन है उसके लिए ये जो चीजें हैं ये 18 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना। तो ये जो सारी ड्यूटीज है, अब बात की जाती है कि ड्यूटीज इंसान को फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग ड्यूटीज फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हम लोग ड्यूटी फॉलो करते हैं, यस या फिर नो? आप लोग बताइए। और कुछ आप लोग अपनी एक दो ड्यूटीज का बताइए कि आप लोग कौन सी ड्यूटीज फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें क्यों पूछता हूं मैं, ये सारी चीजें इसलिए पूछता हूं बीच बीच में, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो। आप लोगों से इंटरव्यू ने पूछ लिया, भाई साहब बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा अच्छी है या फंडामेंटल राइट ज्यादा अच्छे हैं, या फिर दोनों में कंपेयर करके कौन सी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल ड्यूटीज दे दो, इनके अधिकार छीन लो, इनकी जो एक तरीके से एक बैलेंस बना करने चलो, तो वो वाली चीजें नहीं बोल सकते। तो एक बैलेंस बनाकर चलना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो लोगों को मिल रही है, पर लेकिन हम लोग फॉलो भी तो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम लोग सब टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग जब यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा जीएसटी फाइल किया जा रहा था, इनकम टैक्स जो फाइल किया था, उस टाइम पर सबने अपना अपना टैक्स भरा है। इसी के साथ में जब आप लोग रोड पर चल रहे हैं, आप लोग रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि रेड बत्ती आ गई तो रुक गई, ग्रीन आ गई तो चले। तो इस तरीके से वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो तो किए जा रहे हैं, या फिर फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग आप लोगों ने देखा, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग पूरा उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा अभी कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने अपना झंडा फहराया। ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आप लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों को इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारा जो नेशनल एंथम हो गया, राष्ट्रीय गान,
और हमारा जो झंडा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने देश में सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि देश को हम लोग को सहज कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा अभी, जब यहाँ पर बहुत सारे एसएलवी फैमिली मेंबर ने भी मॉनसून के टाइम पर कई सारे पेड़ लगाए। कईयों ने मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर टैग भी किया कि हाँ सर हम लोगों ने पेड़ लगाए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, उनको मैंने कईयों को शेयर भी किया था उस पर, जो सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग खुद देखिए, कहीं पर कोई वायलेंस होता है तो हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं कि शांति बनी रहे। तो ये ड्यूटी है कि नहीं है? तो ये सारी ड्यूटीज हैं, आप लोग ये ड्यूटीज फॉलो करते हो, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो यानी कि इंसान जो है जाने अनजाने में बहुत सारी ड्यूटीज ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से वुमेन की डिग्निटी के बारे में आप लोग बात कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्पेक्ट दी जाती है, जो कुछ बदतमीज सोसाइटी के जो गंदे तत्व हैं उनको छोड़ दिया गया। तो नॉर्मल एक इंसान क्या करता है कि रेस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। आप लोग बस में कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो आप लोग कई बार सीट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मेट्रो वगैरह में अगर आप लोग जा रहे हैं, कहीं पर हेल्प करना है किसी को रोड क्रॉस कराने पर, तो आप लोग रोड क्रॉस करा देते हैं। किसी का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठाकर वहां से हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। तो ये सारी आप लोग एक अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी तो फॉलो कर रहे हो, पर लेकिन आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोगों के अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था आर्टिकल 19 के अंदर में आप लोग अगर जी के अंदर जाओगे तो कहीं पर भी जाकर अपना कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई व्यापार कर सकते हो। उसके बारे में आप लोगों को जो है सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को कोई जाने नहीं दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई घूमने नहीं दे रहा है, अपना विचार रखने चाह रहे हो तो उसको रखने ही नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट जो है ये दोनों अलग अलग नहीं चलते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरीके से। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मतलब एक तरीके से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ले लिया एक छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनस वे में आप लोगों को लेकर इनको चलना है। एक तरीके से एक गाड़ी के दोनों पहिए आप लोगों को नजर आएंगे, तभी एक बैलेंस बन पाएगा। तो यहां पर कमेटी कौन है? कमेटी है यहां पर सोन सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, अगर पूछ ले कोई आप लोगों से क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली थी जब हमारा संविधान बनाया गया? नहीं भाई, ओरिजिनली बिल्कुल नहीं थी, बाद में हम लोगों ने मशक्कत करके इसको यहां पर लाया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है। तो यहां पर नॉर्मली रसिया बोला जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन बोलते हैं, शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिए। पार्ट 4A के अंदर इनको इंक्लूड किया गया। 42वां संविधान में संशोधन किया गया 1976 के अंदर में, सोन सिंह कमेटी के द्वारा यहां पर ये बातें की गई। तो 10 तो ओरिजिनली थी, ओरिजिनली मतलब जब ओरिजिनली ऐड की गई, पर लेकिन एक ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में, और 51A आर्टिकल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में पार्ट 4A के अंदर यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। पार्ट 4 के अंदर क्या है? वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में जो ए ऐड कर दिया, ए जहां पर भी कैपिटल ABCD लिखा हुआ मिलेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि संविधान में संशोधन करके ऐड किया है हम लोगों ने इनको, ये ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब जब संविधान बना तभी इनको बाद में ऐड किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इनके बारे में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार कईयों को इसमें डाउट रहता है। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इन द नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग बोलो गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने अब की बार जो है वैकेंसी नहीं निकाली और वो हमको जॉब नहीं दे रही है, तो आप लोग उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते गवर्नमेंट को कि हाँ इसने हमारे लिए जॉब नहीं निकाली है, ये आप लोग इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अगर यहां पर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कुछ काम हो गया कि हाँ जो आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है और वो आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को कोर्ट में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोगों के फंडामेंटल राइट आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो फिर भाई साहब आप लोग कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि यहां पर आज की डेट में अगर कोई भी किसी भी का अधिकार प्रॉपर नहीं फॉलो कर पाता है, उसको नहीं मिल पाता उसका अधिकार, तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहां पर अधिकार मिलता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, इसको इस तरीके से समझ के चलिएगा कि आज की डेट में आप लोगों के पास में जो अधिकार है वो आप लोगों का हथियार है, उनको आप लोग एक तरीके से पावरफुल वेपन आप लोगों के पास में कि आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों को मिला है, फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को अपनी बातें रख सकते हो। पर लेकिन वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोगों की इतनी होनी चाहिए कि दूसरे की स्पीच दूसरे की जिंदगी में वो हनन न डाल दे। आप लोगों ने फालतू में किसी को भी गाली दे दी बैठकर, सामने वाले की इमेज डिस्ट्रॉय कर दिया आप लोगों ने, तो वो नहीं है। अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। आप लोग पता चला कि हाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, देश को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं, झंडे को गाली दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा भाई।
ऐसे नहीं चलने का है। चलेगा इतना ही कि हाँ आप लोग की अधिकार आप लोगों के लिए है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हो, और उनको अगर कोई कंप्लीट नहीं करने दे रहा है, फॉलो नहीं करने दे रहा है, तो अब आप लोग जाकर कोर्ट में अपनी जो है दलीलें सुना सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। ये कुछ स्लाइड यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। पूरा पॉलिटी का जो चैप्टर है वो आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में के अंदर जो भी चीजें कवर कर रखी हैं वो सारी मैंने डिटेल में, फंडामेंटल ड्यूटीज बाय वीर अगर जाकर सर्च करोगे पॉलिटी के अंदर में, पूरा लेक्चर आप लोगों को खुल के आ जाएगा। दुनिया में प्रॉपर वे में एक तो हमारा देश और आप लोगों को जापान देखने को मिलता है, जहां पर प्रॉपर वे में एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ड्यूटीज को मेंशन कर रखा है। यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी यहाँ पर इतने प्रॉपर वे में ड्यूटी को जो है वो लिस्टेड ही नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो बड़ा ही शानदार संविधान, बड़ा ही प्यारा सा एक अच्छा सा संविधान हमारा बनाया गया, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में एक नई तरीके से कहते हैं बड़ी ही प्यारे तरीके से लिखा गया है। भी बातें यहाँ पर ये मुझे लगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लेक्चर नहीं देखे किसी ने, तो कम से कम आप लोग इनको देख लीजिएगा। जो जो बातें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसमें नोट्स की फॉर्म में आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए आ जाए फंडामेंटल ड्यूटी का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक कंडक्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती है। आप लोगों को जो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज मिली है, आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वोट डालने के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में एंटी सोशल कोई एक्टिविटी होती है, सोसाइटी को ही नहीं, जैसे अभी मैंने बोला कि झंडे की कोई इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको रोकने का ये काम करती है। आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेकर आती है कि हाँ अपने देश में महिलाओं की इज्जत करनी है, जहां पर आप लोग बैठे वहां पर महिलाएं सुरक्षित फील करें, कहीं पर कोई किसी भी तरीके से हमारे देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहा है उसको रोके, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है ये उसको रोके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प करती है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। यहां पर एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। यहां पर जब स्टार्टिंग में ये पूछा गया कि हमारी कंट्री में अपने सेक्युलर को कॉन्सेप्ट को कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या हम लोग को जो रिलीजन है उसको अलग करना चाहिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से, जब इसके बारे में यहां पर बातें चल रही थी, मतलब एक तरीके से रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम पे रिलीजन ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ जिससे एक तरीके से नहीं, रिलीजन अगर कोई एक रिलीजियस पर्सन है तो वो बोलेगा नहीं यार गलत काम नहीं करना चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से काफी बड़ा दोस्त माना जाता है। तो हमारे देश के अंदर भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के साथ में जब ये डिबेट डिस्कशन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको ये देखा गया कि रिलीजन जो है वो एक काफी अच्छा फ्रेंड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि अगर आप लोग बात करें, मैंने अभी बताया ना, जो रिलीजियस लोग हैं जो ढंग से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और सही एक तरीके से मनसा के साथ में फॉलो करते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि किसी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखी हुई हैं कि वो आप लोग ये बोलते हैं उसको जाके मार दो, उसके रिलीजन को गाली दो, उसका रिलीजन गलत है मेरा रिलीजन अच्छा है, कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वो तो लोगों की खुद की अपनी इच्छाएं हैं, जिस तरीके से वो उसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड करते जा रहे हैं और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों की हरकतें हैं, ना कि रिलीजन के बारे में अगर कोई बात बोले तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में कई बार चीजें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक तरीके से कानून बनाने में काफी हेल्प मिल जाती है जब ये ड्यूटीज हमारे पास में रहती हैं इस तरीके से कि अच्छा ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके चलना है। तो यहां पर एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में एक खाका तैयार कर देती हैं कि ये चीजें ऐसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्प मिलती है, जैसे रिलीजन जो है वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, कि चोरी नहीं करनी चाहिए यार ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, ये ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए ऊपर वाला देख रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ओके। इवन मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी यहाँ पर एक स्टोरी ऐड करूंगा। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे और मेरे ताऊजी एक्सपायर हुए थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे नहीं कहीं कुछ भी अगर कुछ गलत हो रहा है, एक दिन क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक दिन क्या है, तो कई बार होता है बीच बीच में, जैसे कि आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं तो गलती से क्या करता है दुकान वाला कई बार ज्यादा पैसे दे देता है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि पैसे दिए तो मैं उसको उल्टे लौटा दिया, ठीक है। तो उल्टा लौटा दिया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं ये ना माइंड में क्या रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था दादाजी देख रहे होंगे क्या कर रहे हो, ठीक है। मैंने एक तरीके से अपने आप को समझाने के लिए कि कुछ भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ, कहीं पर कुछ भी ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी लेकर चल रहा हूं तो मतलब कि रेड लाइट जो है वो क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपने लिए कोई अपने एक आइडिया रख लीजिए माइंड में कि अब वो इंसान जिससे आप लोग रेस्पेक्टली काफी कनेक्टेड है, जिससे मैं दादाजी के साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड था, ठीक है। कुछ भी सामान होता था तो जब मैं घर जाया करता था तो वो वेट करते रहते थे कि मैं आऊंगा उनके लिए सामान लाऊंगा, मतलब पापा मेरे पापा जी को बताते ना घर में बताते, तो ये लाडला बेटा है, लाडला पोता आएगा उसी को बताएंगे था, मतलब एक कनेक्शन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अपने मन में कोई भी एक ऐसा इंसान रखिए जिसको आप लोग रेस्पेक्ट करते हैं और उसको सोचिए कि अगर कल को कुछ तुम गलत कर रहे हो यार वो इंसान देख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे साथ में रहते हैं, मैं कुछ भी अगर कुछ गलत करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो देख रहे होंगे तो उनको कैसा लगेगा। तो मैं हमेशा कुछ भी ना तो गलत करता हूं, मतलब एक तरीके से अपने आप को रोक लेता हूं।
अगर कहीं भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। और इससे दूसरी बात यह भी है कि इंसान जब खुद गलत नहीं कर रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान के साथ में भी गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके इंसान को वो पोजीशन मिलेगी उसको आगे चलकर जिसका वो हकदार है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आप लोगों ने मूवी देखी रॉकेटरी, बड़ी शानदार मूवी यार, मजा आ गया देखकर। उस मूवी को आप लोग देखिएगा। उस मूवी के अंदर हालांकि उनके साथ में स्टार्टिंग में गलत हुई है बहुत सारी चीजें, पर एट द एंड ऑफ द डे बाद में जान पाए लोग और उनको अभी जो है अवार्ड दिया गया पद्म विभूषण। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक इंसान जो है उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई, जिसने जो गलत किया उसने तो गलत किया पर लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट मिल गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बोल रखी हैं यहां पर। रंगनाथ मिश्रा जो जजमेंट था 2003 का, इसी के साथ में एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का आप लोगों को जजमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो दो जजमेंट हैं इसमें कुछ बातें बोली, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसके द्वारा कुछ बातें बोली गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट है। तो ये एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स जो 2001 का जजमेंट था, इसी के साथ में बोला कि लीगल सैंक्शन तो आप लोग यहां पर लेकर चल सकते हो कि उनको इन्फोर्स करना है। इसी बोला गया शुड नॉट ओनली बी लीगल इन्फोर्स बट बाय द सोशल, यानी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो सोसाइटी के थ्रू उसको इन्फोर्स करना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो इन्फोर्स आप लोग वैसे नहीं कर सकते हो जैसे फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग शब्द फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसा ही नाम है जैसा फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल शब्द दोनों के आगे ऐड किया गया है, ठीक है। तो इनको इतना ही स्टेटस मिलना चाहिए जितना पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मिलता है, इसलिए यहां पर इसके बारे में बातें की जाती है। और फाउंडिंग फादर ने, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्होंने भी इस बात का काफी अच्छे से यहां पर ध्यान रखा, इस चीज को प्रॉपर वे में लेकर चला जाए। यूपीएससी भी चाहती है कि आप लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जाने। तो 2015 में उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्रोविजन मेड इन। तो यहां पर प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, तो किसके अंदर है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। हालांकि फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सी बात है फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ये पढ़ा है अभी यहां पर मैंने, तीसरे नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है आप लोग की, जो कि इसके बारे में यहां पर बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाकर पूछ लिया यहां से। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका डी हो गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर करके चलना चाहिए। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलेगा, यानी कि ये प्रो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो इसमें एक स्टेटमेंट को लेकर। वैसे पहली स्टेटमेंट तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाओगे जो अब तक मैंने पढ़ाया है। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो वीडियो को पॉज कर, इससे आप लोगों को यही पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मैंने कैसा पढ़ाया, ठीक है। तो एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया? ए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, तो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, यानी कि एक पर्टिकुलर कानून की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता है? मैंने अभी बोला यहां पर कि कोई भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता किसी कानून से, ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा बोला गया दे आर कोरिलेटिव्स टू द लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज कौन सी होती हैं? जो कि कानून के थ्रू बनाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, टैक्स पे नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ऐसा नहीं है यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरा एक आर्टिकल शानदार तरीके से डिस्कस कर दिया, करंट में क्या चल रहा है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बने हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के अंदर इसके बारे में क्या बातें कर रखी है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कोई आप लोगों से पूछे, इस आंसर राइटिंग की कोटेशन आप लोगों से कोई पूछे, क्या क्या हमारे देश में इसके बारे में बोला जा रहा है। तो सारी बातें कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन कौन से संविधान में संशोधन कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या क्या रखा है। तो यानी कि पूरा एक शानदार तरीके से कई सारे टॉपिक का एक मिक्सचर होकर ये पूरा आप लोगों का आर्टिकल यहां पर तैयार हो गया, ठीक है। इसमें से 3-4 आर्टिकल निकाले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है कि अब यहां से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। तो थम्स अप देकर बताना कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको बताना, फिर आने वाले टाइम में उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। वैसे एक बात आप लोग बताओ, इसके बारे में आप लोग क्या मानते हैं? इस धरती पर कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। हो सकता है वो एक इंसान के लिए सही हो और दूसरे इंसान के लिए गलत हो। तो सही और गलत जो होता है वो सिचुएशन के ऊपर नॉर्मली डिपेंड आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन अच्छा है, कई सारे बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन अच्छा है। तो वो टॉपिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। जो मेरा डिस्कस है वो है एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जो कि हमारे शरीर में घुसती जा रही है।
तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जिसको आप लोग AMR भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में घुसती जा रही है और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो ये फैक्ट्रीज हैं कहीं ना कहीं जो हमारा प्लानट है उसको डिस्ट्रॉय करके रख देंगी। ऐसा क्या हो रहा है तो समझोगे तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओगे। बहुत ही डिटेल में टॉपिक डिस्कस करूंगा और हेल्थ से रिलेटेड जो बातें होती हैं या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्थ और एजुकेशन मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो इसलिए वो टॉपिक मैं थोड़ा सा इस तरीके से डिस्कस करता हूँ ताकि एग्जाम तो साइड में आप लोग लेकर ही चलो, इसी के साथ में आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सको, लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर सको। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अगर पोल्ट्री फार्म तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा ही होगा, विजिट करना और उसके अंदर कंडीशन देखना कैसी रहती है। एक मुर्गा वो है जो अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से कुकड़ू करके एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूमता फिर रहा है, और एक वो है जिसको जबरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से उसको रखा गया है। ठीक है, एक मुर्गी एक अमूमन जो अंडे देती है उसके कई गुना अंडे जो हैं उससे उसको आर्टिफिशियली उसको इस तरीके से सिचुएशन में रखा जाता है कि वो कई सारे अंडे जो हैं वहां से उसके पेट में से निकल कर आए। इवन आप लोग ये बोल सकते हो कि उस मुर्गी को इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि उसकी एज भी जो है बिल्कुल इतनी जल्दी खत्म कर दी जाती है जिसकी कुछ हद नहीं है, और यहाँ पर जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो फिर उसको काट कर बेसिकली बेच दिया जाता है। और यहाँ पर चिकन फ्राई, चिकन पता नहीं मतलब नाम कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। सेम कंडीशन आप लोग यहाँ पर जो पिग्स हैं उनकी देखने को मिलेगी कंडीशन। इवन मैं यहाँ पर आप लोगों को मीट मांस के बारे में ओनली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा जो भी जानवर है यहाँ पर, इवन अगर गाय भी हैं, जो गाय को बड़ी त्रासदी में रखा गया है और उन गाय का जब दूध पिया जा रहा है, एक तो वो गाय है और एक वो गाय और भैंस हैं जो अक्सर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी सी नाद यानी कि एक खोर होती है जिसमें उनका प्रॉपर घास वगैरह डाला जाता है और वहां पर बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस होता है, घर वाले प्रॉपर उनको पानी पिलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर आप लोगों ने शायद आप लोगों के साइड में पता नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब मेरे घर पर जैसे मैं गांव में जाता हूं तो वहां पर मतलब मेरे पापा जी और मम्मी जी ने क्या कर रखा है, जो गाय भैंस है उनके नीचे इतना मोटा एक गद्दा सा डाल रखा है। गद्दा वो एक तरीके रबर का गद्दा है ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी नॉर्मल हो सके, अच्छे से वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। तो लगभग इतना गद्दा है, ठीक है, तो मतलब मोटा है उसका थोड़ा सा थिकनेस। तो वहां पर प्रॉपर जो है मम्मी ध्यान रखती है, उनको प्रॉपर टाइम पे चून डाल दिया, उनको प्रॉपर दलिया डाल दिया, खाना वाना प्रॉपर खिलाया जा रहा है। एक उस भैंस का दूध आप लोग पी रहे हैं और एक ऐसी भैंस का दूध पी रहे हैं जिसको बड़े ही घिचपिच तरीके से रखा जा रहा है, उसकी जिंदगी बिल्कुल नहीं खराब हो चुकी है, वो सोच रही है कब छोड़कर यहाँ से भागे, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, दूध निकाला जा रहा है तो उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, वो कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आज की डेट में देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं, और ये जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रही हैं वो हम लोगों को बहुत ज्यादा बीमार जो है करती जा रही हैं। ये इस तरीके से जो जानवरों को रखा जाता है या फिर पक्षियों को रखा जाता है, इसको एक शब्द यूज किया जाता है, ये एक काफी खतरनाक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये फार्मिंग की जा रही है, एक तरीके से जानवरों की फार्मिंग की जा रही है, या फिर इसको यहां पर इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं। इंटेंसिव फूड एनिमल फार्मिंग यानी कि बहुत सारे इंटेंसिव तरीके से यहां पर जानवरों को रखा जा रहा है और इसकी वजह से यहां पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। आखिर आज की डेट में आप लोगों ने कई सारी बीमारी के नाम सुने होंगे, कईयों के तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। जैसे आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है रिसेंटली, और ये आप लोगों ने देखा होगा बर्ड फ्लू की वजह से इंसानों की तो जान जाती जाती है, जानवरों की भी जान जाती है, क्योंकि जब जब यहाँ पर बर्ड फ्लू फैलता है तो बहुत सारी जो मुर्गियां हैं उनको मारकर गड्ढे में दफना दिया जाता है। सेम पैटर्न में आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को स्वाइन फ्लू यहाँ पर नजर आएगा। यानी कि इंसान जो है इतना ज्यादा इन चीजों को कनेक्टेड हो चुका है, कंज्यूम करते हैं, कि आज की डेट में अगर कोई इंसान को बीमारी नहीं है भले ही और वो हष्ट पुष्ट है और जानवरों को बीमारी है तो इजीली इंसान भी बीमार हो जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों से कई बार बोला है जूनोटिक बीमारी के बारे में, तो जूनोटिक बीमारी आज की डेट में एक रियलिटी बन चुकी है और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनको बोला गया है कि ये जूनोटिक बीमारी है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली ये बीमारी देखने को मिलेगी। और एक बार इंसान में फैल गई फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो बड़ी ही फ्रीक्वेंटली ये एक्सपोनेंशियल इनका ग्रोथ यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर इनका जो बढ़ता हुआ एक कद आप लोगों को नजर आएगा। और इनके अंदर में जो दवाइयां दी जाती हैं यहाँ पर, चाहे दूध निकालने के लिए गाय भैंस को जो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर मुर्गियों को जिस तरीके से यहाँ पर एक नहीं कई सारी चीजें खिलाई पिलाई जाती हैं, ये सारी चीजें इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर आती है। कंपेयर करने के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग समझना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं, जब खेतों में गन्ने की खेती उगाई जाती है तो उसमें दुनिया भर की दवाई डाली जाती है,
वो दवाई जो है घूम फिरकर हमारे ही शरीर के अंदर आती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और उसी की वजह से आज के डेट में इतनी सारी बीमारियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, ये जो भी अमीर आदमी हैं, उन्होंने खुद के फार्म हाउस बना लिया आज की डेट में। उसमें क्या करते हैं, अपना ही खुद का अनाज उगाते हैं, अपना ही खुद का सामान उगाते हैं, अपना नेचुरल तरीके से कम जितना खा पी सके उतना वो नेचुरल तरीके से खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नॉर्मल इंसान, जो कॉमन इंसान है, वो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो इतनी सारी बीमारियों से आज की डेट में घिरा हुआ है। तो ये जरूरी है इसके ऊपर बात की जाए। और ये मैक्सिमम जो बीमारी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये सारी चीजें, ये इंसान को बीमार बनाती जाती है, क्योंकि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज की डेट में एक बीमारी से दूसरी बीमारी में, एक जानवर से दूसरे जानवर में जो चीजें शिफ्ट होती हैं, कोई सोच भी नहीं चल सकता कि आने वाले टाइम में ये बोल दिया गया यहाँ पर, आप लोगों को देखा खुद क्या बोला गया यहाँ पर, ये बोल दिया कि ये हमारे प्लानेट के लिए खतरा हो सकता है। सोचो कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से पूरे प्लानेट पे यहाँ पर लोग जो है बीमार हो गए और धड़ल्ले से मर रहे हैं। कोविड-19 से लग रहा था एक बार को लोग जो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार ये क्या आ गया, इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर काम करना। आज की डेट में अगर देखें, बिलियंस ऑफ एनिमल ऐसे हैं जो इन चीजों से सफर कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे, पेंडेमिक जो है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड इनसिक्योरिटी और मेल नरिशमेंट, ये सारी वो प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को बड़ी आसानी से दिखती हुई आप लोगों को नजर आएगी। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री बन गई है खाने को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि जमीन तो कम होती जा रही है, तो इसलिए जानवरों पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ती जा रही है अपने खाने को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से जो बीमारी जानवरों में है वो आसानी से इंसानों में आ जा रही है, और इसके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बताए। और इन्हीं के अंदर से यहाँ पर हम लोग जब बीमार होते हैं, मान लीजिए कोई आप लोगों को पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, हल्का फुल्का बुखार हो गया, 1 मिनट के अंदर में कोई भी एंटीबायोटिक आप लोग खा लेते हैं, बोलते हैं डोलो लेकर आओ, ठीक है, एक क्रोसिन दे देना यार, सर जो है फटाफटा सा लग रहा है। तो ये जो इस तरीके से आप लोग ये दवाइयाँ जो खाते हो यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, आप लोग अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हो, ये भी बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करने का। मतलब क्या है इसका मतलब, ये कि आज आप लोगों को डॉक्टर ने एक गोली दी, इसको खा लेना आपका बुखार ठीक हो जाएगा, पर लेकिन वही गोली अगर वो डॉक्टर आप लोगों को 1 साल या 5-10 महीने बाद में देता है, वही गोली आप लोगों के शरीर पर असर नहीं करती है। यानी कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंस के, उस पर्टिकुलर दवाई को लेकर बढ़ चुके हैं, अब वो दवाई आप लोगों की बॉडी पर काम नहीं करेंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उस टाइम पर बताया था कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है यहाँ पर, और वो ऐसी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ऐसी टीबी की बीमारी है, अब जो दवाई आप लोग पहले देकर लोगों को ठीक कर दिया करते थे, अब वही दवाई देकर आप लोग ठीक नहीं कर पाओगे। क्यों? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घरों में मच्छर पहले जिस मोर्टीन से भाग जाया करते थे, आजकल उस मोर्टीन से नहीं भागते हैं, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस क्रिएट करना उनको आ गया है। तो ये आप लोग की बॉडी के साथ भी सेम खिलवाड़ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जो है आनन फानन में नहीं करनी चाहिए, और हेल्थ को लेकर तो आप लोगों को हमेशा आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जैसे अगर अपनी बॉडी के बारे में आप लोग बात करो, उसमें कई बार आप लोग देखते हैं कई सारे जो आप लोगों की बॉडी के अंदर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बॉडी के अंदर में दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप लोगों की बॉडी के अंदर खाना जाता है, जरा सी देर में पच जाता है वो, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा पैटर्न है शरीर के अंदर का। पर लेकिन जब कोई ड्रग रेजिस्टेंस दवाई आप लोगों की बॉडी में जाती है, तो वो ऐसा नहीं कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मारती है, वो बुरे बैक्टीरिया को मारती है, वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल करती है, और इसकी वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर में जो अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं, और फिर यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, जो ड्रग्स को रेजिस्ट करें। मतलब वो मच्छर शरीर के अंदर बच जाते हैं जो मोर्टीन से नहीं भागते हैं, वो बैक्टीरिया आप लोगों के शरीर में बच जाते हैं जो दवाई से नहीं भागेंगे। तो इसके चलते वो बैक्टीरिया फिर दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो दूसरों को भी ड्रग रेजिस्टेंस बनाएंगे। उन्हें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक चोर जो है, चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी बारात में अगर आप लोग जाओगे तो कोई ऐसा नहीं शराब पीने वाला इंसान है तो वो गांव में ठेका ढूंढ ही लेगा, जबकि पहली बार आ रहा है वहां पर, कोई किसी को नहीं जानता है पर वो ठेका ढूंढ लेगा। और ठेके के साथ साथ में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे उसको जो उसी के तरीके से उनको बेसिकली एंजॉय करना है, शराब वराब पीनी है। सेम सिगरेट पीने वाले लोग कहीं भी आप लोग देखने को मिलेगा कि एक सिगरेट पीने वाला लोग दूसरे सिगरेट पीने वाले लोग को ढूंढ ही लेगा। तो यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं कि जो दारू पीता है सिगरेट पीता है, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक नेचर का इंसान दूसरे अपने जैसे नेचर के इंसान को ढूंढ लेता है। अब वो तो आप लोग देखो कि दारू सिगरेट पीना वो अच्छा है आप लोगों के लिए या फिर बुरा है, वो आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। आप लोग इतने समझदार हो कि खुद ये चीजें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर इतना बोल देते हो कई बार तो मतलब शर्म आने लगती है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा शरीर पे ना एक थोड़ा सा मोटापा हो गया, शर्म आने लगती है कई बार सुन के। यार बात शर्म आने की नहीं है।
आप लोगों का शरीर है, अगर उसके अंदर बीमारी रहेगी तो आप लोग खुद अपनी प्रोडक्टिविटी देखना बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आप लोग काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट होगे और फिर इसी के इरिटेशन में आप लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा हष्ट पुष्ट रखना, और वो आप लोग तब कर पाओगे जब उसके ऊपर ध्यान दोगे। एक ही तो शरीर मिला है यार, ऐसा थोड़ी ना कि आज आप लोगों का शरीर जो है वो i20 है और कल को चलकर ये होंडा सिटी और परसों को मर्सिडीज हो जाएगा, यानी कि चेंज होता रहेगा। नहीं, ये i20 है तो i20 ही रहेगा। अब आप लोगों को इस i20 की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो, आप लोग अपनी होंडा सिटी मर्सिडीज की कितनी देखभाल करनी है वो आप लोग देख लो। यानी कि शरीर नहीं बदलने वाला है। गाड़ी में नए टायर डाल दोगे लाकर, गाड़ी का पूरा ढांचा चेंज कर दोगे, इंजन नया रख लोगे राके, यहाँ पर अगर किसी की एक सर्जरी भी हो जाए ना जरा सी, तो लगने लगता है कि इंसान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इतनी खतरनाक चीज़ है, और इस शरीर के साथ में हम लोग खिलवाड़ करते हैं। तो उस खिलवाड़ से बचने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए दुनिया भर की दवाइयाँ खाई जाती हैं। कुछ भी खा लो आज के डेट में, कोई मान लीजिए मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, या कुछ भी वो खा रहा है, गाय का दूध पी रहा है, या फिर कहीं पर भी आप लोग देखो अननेसेसरी तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर में इतनी सारी जो हम लोग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर हमारी ही बॉडी के अंदर में आ रही है, और यहीं से आप लोगों को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो आप लोगों को, जो खासकर दिल्ली के आसपास वाले रीजन में लोग रहते हैं, वहाँ पर कई बार जो सब्जियाँ उगाई जाती है ना, वो यमुना रिवर के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। जो यमुना रिवर दिल्ली से बह रही है उसके किनारे पर वो सब्जी उगाई जाती है। यमुना रिवर के अंदर में जो पर्टिकुलर एक तरीके से पानी जाता है वो इतना खतरनाक है, इतना पोल्यूटेड है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा उसके अंदर झाग बन जाते हैं, कई बार बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। अब वही पानी जो है यहाँ पर ये इससे निकाल कर इन सब्जियों में डालते हैं। अब वो सब्जी जो है, वही सब्जी फिर जो है वहाँ पर इंसान खाता है। तो इस पानी के अंदर दुनिया भर के जैसे कि लेड हो गया या फिर दूसरे ऐसे जो मटेरियल पाए जाते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं है। तो ये माना गया कि उन एरिया में जहाँ पर ये सब्जी जाती हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऐसे लोग जो दूसरे एरिया की सब्जी खाते हैं उसके शरीर पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ही डिफरेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम दूध लेकर आते हैं, और दूध लेकर आते हैं दूधिया से, और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दूध निकलवा कर लेकर आते हैं। आप लोगों को पता है कि वो जो दूध निकाला जा रहा है वो इंजेक्शन लगाकर निकाला गया या फिर बिना इंजेक्शन लगाए निकाल दिया गया। आप लोग बताइए, जो पैकेट का दूध आप लोग डेली पी रहे हैं वो पैकेट का दूध कैसा है? इसीलिए कहते हैं कि ये सारा सामान जो रहता है कम से कम थोड़ी सी प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं, और वो क्या है, एटलीस्ट जो दूध आप लोग लेकर आते हैं उसको गर्म कर लिया कीजिए, और गर्म करने के बाद ही पीना है, कच्चा दूध नहीं पीना है। कच्चा दूध बस आप लोग अगर गांव से आते हैं अपने घर का कच्चा दूध पी सकते हैं, वो भी उस भैंस का जो कि आप लोग की मम्मी ने खुद निकाला हो, ठीक है। तो ये जिस एक तरीके से एक सौभाग्य की बात है, अगर आप लोग इतना प्योर प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं तो ये आज की डेट में ओनली गांव में ही अवेलेबल आप लोगों को हो सकते हैं, सिटीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरा तो मन है कहीं भी रहूँगा तो अपना खुद का फार्म हाउस लगा के अपनी खुद की गाय भैंस रखो और आराम से अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो। यार लाइफ में ना देखो आप लोगों को ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आगे आने वाले टाइम में अच्छी लाइफ स्टाइल आप लोगों को जीना है, वरना इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो थोड़ा फोकस करो, अपनी लाइफ को कम से कम स्टेबल कर लो कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी हेल्थ को फोकस देकर चल सको, वरना दिक्कतें बहुत होने वाली हैं आने वाले टाइम में। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, याद करोगे कि हाँ एक सर हुआ करते थे वो ऐसा बोला करते थे, ठीक है। अभी से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। मलेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी ड्रग रेजिस्टेंस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। टीबी के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी बात की जा रही है। क्या इनका सोल्यूशन निकालने के लिए दुनिया में कुछ स्टेप नहीं उठाए गए हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसी बात नहीं है कि स्टेप नहीं उठाए गए, स्टेप उठाए गए हैं, पर लेकिन हम लोग कई बार वो नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर बात करें तो चेन्नई डिक्लेरेशन हुआ था 2012 में, जिसमें यहाँ पर कैसे हम लोग को एंटी जो बायोटिक जो है उसके बारे में फोकस देना है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग खुद डॉक्टर बनने स्टार्ट हो जाते हैं ना तो उसको हम लोग को फोकस देकर चलना है कि उसको कैसे रोकना है। इसीलिए इसका नाम दिया गया, प्रमोट करना है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, यानी कि इस चीज़ को कैसे हम लोग चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं उसके ऊपर फोकस दिया गया। रेड लाइन कैंपेन चलाया गया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया प्रॉपर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 2017 से लेकर 21 तक का। ये तो हमारे देश में इतने प्रोग्राम चला चुके हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत छोटी चीज़ है तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उसी चीज़ के ऊपर सरकार काम करना स्टार्ट करती है जो कि बड़ी होती है ना कि छोटी। ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन बैन कर चुकी है प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन जो भी होते हैं यहाँ पर एनिमल के अंदर में जो भी यूज़ की जाती हैं दवाइयाँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में से कई सारे प्रोडक्ट जब हम लोग एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
यूएन जो है वन हेल्थ वन अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने वन हेल्थ वन वर्ल्ड के बारे में बात की, और ये जरूरी भी है। इसका मतलब क्या है कि जानवरों को यानी कि एनिमल्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर उनको बीमारी होगी तो हमको बीमारी होगी, क्यों? क्योंकि हम एनिमल प्रेमी हैं। चाहे उनको पालने की बात करो, चाहे हम लोग खाने की बात करें, तो उसको हम लोग काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। WHO के द्वारा अवेयर करके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक को अलग से फोकस दिया गया कि यार एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना ही देना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। वरना आने वाले टाइम पर जो ये बीमारी है ना, ये मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि जिस इंसान के अंदर कोई बीमारी होगी वो दूसरे इंसान के अंदर नहीं जाएगी। कई सारी ऐसी बीमारी हैं, जैसे मोटापा हो गया, कैंसर हो गया, जो इस इंसान ए को है तो ए को ही रहेगी, बी को नहीं जाएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें ए को है तो उसके बच्चे को, अगर है उसको है तो उसके बच्चे को जरूर जा सकती है। कई सारी ऐसी बीमारी है, तो इसकी वजह से बच्चों में दिक्कतें देखने को कई बार यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है, इसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश में ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसने जब सर्वे कराया तो उसने भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि देश में जब अलग अलग एरिया से सैंपल कलेक्ट किए गए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई जो कि हैरान करने वाली थी। यानी कि बॉडी के अंदर लोगों की रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही जा रहा है। इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं कि एंटीबायोटिक यूज करने से बचो। मिल्खा सिंह जी का मुझे एक डायलॉग याद आता है, वो कहते हैं कि मेरे सर में कई बार दर्द हो जाता था काफ़ी तेज, और मेरी वाइफ जो है वो मुझे दवाइयाँ दिया करती थी। वो दवाई मैं तकिया के नीचे रख देता था और मॉर्निंग में उठ के प्रॉपर एक रनिंग करके आता था, अपनी बॉडी से पसीने निकालता था अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं एकदम फिट फील करता था। ये रियलिटी है, आप लोग फील करके देखना। अगर आप लोगों को खांसी, नजला है, जुकाम है, आप लोग अच्छे से 2-3 दिन रनिंग करो, पसीना निकालो, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, तो आप लोगों की बॉडी में से पसीना निकल के आधे से ज़्यादा बीमारी आप लोगों की दूर हो जाएगी। ये तो खुद फील की हुई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने फील की है। जब भी कभी लगता है कि नजला, जुकाम, खांसी हो गया, तो इस तरीके से आसानी से आप लोग इसको निपटा सकते हो साइड में, ठीक है। अभी आप लोगों को देखूंगा कितने अच्छे से आप लोगों ने आर्टिकल सुना। उससे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली पहले एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है कि कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बी कंट्रीब्यूट टू ए एमरजेंसी, जो भी अभी इमर्ज हो रही है खासकर ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज इन इंडिया। तो यानी कि जो भी आज की डेट में ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज बढ़ रही है उसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। 2014 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और क्रिटिकली डिस्कस करना है कि क्या क्या इश्यूज हैं इसके साथ में आज की डेट में। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं। जो पढ़ा है बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्लाइड में देखने को मिलेगी जब डाउनलोड करोगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मटेरियल मिलता है पीपीटी के अंदर, तो आसानी से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, कौन बनेगा करोड़पति सेशन खेलता हूं आप लोगों के साथ में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इनिशिएटिव मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो इंडिया के भी इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड के भी इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वन हेल्थ वन अप्रोच आप लोगों को लिखना है, इंडिया का है या फिर वर्ल्ड का है। रेड लाइन कैंपेन, अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक और चेन्नई डिक्लेरेशन। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो समझ में तो आ गया होगा आंसर क्या है। आंसर यहाँ पर डी सारे के सारे हैं। पर एक क्वेश्चन में यहाँ से अलग पूछूंगा आप लोगों से, कौन सा इसमें से इंडिया का है और कौन सा वर्ल्ड का है, वो आप लोगों को बाहर निकालना है। इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग आंसर लिखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन आगे भी बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। यूपीएससी ने इवन प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिन माइक्रोबियल जो पैथोजन होते हैं उसके बारे में बात की गई, तो सेम उस पर आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन है और उसके स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसको अटेम्प्ट कर पाता है। कॉमन सेंस का भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर यूज होता हुआ नजर आएगा। बोला गया कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली भी यहाँ पर ये चीजें आती हैं जो मैंने अभी बताई, बीमारी बेसिकली। दूसरा बोला गया कि यहाँ पर टेकिंग इनकरेक्ट डोज एंटीबायोटिक टू क्योर द डिजीज, यानी कि गलत तरीके से कोई दवाई ले लेना। तो कॉमन सेंस है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल मैंने बताया, जिस स्टेटमेंट में ये नहीं है वो स्टेटमेंट गलत हो गई। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, तो किसानों के द्वारा यहाँ पर बेसिकली, और इसी के साथ में खेतों के अंदर में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं। तीसरा यहाँ पर क्या हो गया, तो तीसरा भी होगा, अभी आप लोगों को पढ़ा है। अब आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन बच गए, इनमें से कौन सा सही होगा, ऐसे आप लोग देखते हैं। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीपल क्रोनिक उसके डिजीज के साथ में कनेक्ट यहाँ पर रहता है। मल्टी ड्रग जो यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा,
ये इसका मल्टीपल क्रोनिक डिजीज से रिलेशन नहीं है, ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं उसके साथ में यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। खासकर अगर बात की जाए हमारे देश में, आप लोगों को बता दूं 2014 में जब एक एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर जो है एंटीबायोटिक के वो इंडिया में है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सारी दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग खाते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से चीजें पूछी जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी, अब कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। और कल को आप लोगों से यहाँ पर जो ये भी पूछा जाए फैक्ट्री फार्मिंग क्या होती है, तो ये भी एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया। और इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड बात करिएगा। और आप लोग ये बताइए हेल्थ जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर में किस लिस्ट में रखा गया है, यूनियन, स्टेट या फिर कॉन्केंट? ये क्वेश्चन का आंसर देना। कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना। जहां पर भी आप लोगों को लगता है कोई कंफ्यूजन हो तो उसको पूछ लिया करो ताकि डाउट क्लियर करके आगे बढ़ो। ओके, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने 5G को इंप्लीमेंट किया गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में? ये बताइए आप लोग, अभी आप लोगों को पढ़ा है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एम्स या फिर IM में? तो इंटरेस्टिंग है, बताइए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कृषि बेसिकली पुष्पक, ये स्कीम है एक तरीके से जो मैच करने के लिए भी आ जाती है। तो बोला जा रहा है कि कृषि पुष्पक जो स्कीम है यहाँ पर, तो विच पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो पार्टनर है यहाँ पर, जो बेसिकली गरुड़ा एयरस्पेस के साथ में? कोटक बैंक है, इसी के साथ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर हरियाणा नेशनल बैंक? ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली माइग्रेट माइनॉरिटी स्टेटस, तो ये सजेस्ट किया गया किसके द्वारा ग्रांट देने के लिए? यूटी या सेंट्रल, जो बेसिकली एक तरीके से कैसी इसकी स्कीम होती है, तो कौन कहां से कहां पर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए क्या? तो किसके द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है? उड़ीसा, दिल्ली, लद्दाख या फिर तमिलनाडु? इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली अगर बात करें यहां पर, यह है पाइनएप्पल एक्सप्रेस ठीक है, तो किससे रिलेटेड है आप लोग ये बताना है। डिफरेंट है इसलिए बोल रहा हूं यहां पर, आप लोग फिर बोलोगे कि बताया नहीं। एग्रीकल्चर पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी या फिर यहां पर मीटोलॉजी या फिर ट्रांसपोर्ट? तो देखता हूं सही आंसर क्या देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर सीसेट का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो, बड़ा ही प्यारा सा है। सीरीज को कंप्लीट आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग कर ही पाओगे इसको, ठीक है। तब तक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये है अगाती आइलैंड, तो अगाती आइलैंड एग्जैक्टली कहां पर है? तो जो लक्षद्वीप वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, जैसे लक्षद्वीप आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर अरेबियन सी के साइड में, तो यहाँ पर इसी का एक आइलैंड है यहाँ पर अगाती आइलैंड। तो कल को पूछा जा सकता है कि अगाती आइलैंड कहां पर है लगभग, तो यहाँ पर ये 3.226 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिलेगा अरेबियन सी में, ठीक है। तो यहां से आप लोग के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए कहता हूं कि जो अपने एरिया के बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। दुनिया की कई सारी रिवर मैंने कवर करी, अब कुछ अपने एरिया के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, एक एक तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो लक्षद्वीप वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये आइलैंड नजर आ रहा है, एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो कोच्चि से बताई गई, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस में आप लोगों को हमारा मेनलैंड देखने को मिलेगा इंडिया का। तो अपने मैप को ना निहारा करो थोड़ा सा, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से जैसे प्यार करने वाली बात होती है, तो अपने मैप से प्यार किया करो, मजा आ जाएगा आप लोग का। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा आइलैंड है। सिंगापुर जैसी दुनिया भर की कंट्री हम लोग अपने देश में बना सकते हैं, ये देखो आप लोग समझ पाएंगे। तो केरला हो गया यहाँ से, आप लोग यहाँ से कंपेयर करिए अब। तो यहाँ से ये कोच्चि हो गया, अगर यहाँ से जाना है, ये मिही हो गया पुदुचेरी, यहाँ से जाना है। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड है, इनको देखिए अच्छे से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में याद रखेगा। इसी के साथ में क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, जिन्हें अटेम्प्ट किए हैं आंसर जरूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या गोल खिला रहे हो। तो अभी डिस्कस किया पहला तो क्वेश्चन, खैर आप लोगों को मध्य प्रदेश में भी मैंने बताया, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है विदिशा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तो स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, ओके। तो बताइए इसके बारे में। ये जो पर्टिकुलर ये स्कीम है, ये काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो यहाँ पर एक तरीके से स्कीम क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीका, ये आप लोग एक सपोर्ट सिस्टम आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये चेन्नई के अंदर में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाली बात है यहाँ पर, कि कोई स्टार्टअप है उसको सपोर्ट किया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर काफी अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप को, ताकि देश के अंदर में चीजें अच्छे से लेकर चली जा सके। तो कौन सा यहाँ पर, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।
ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कि इनको स्टेटस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर ये अभी दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिल्ली के अंदर है, मैक्सिमम बाहर के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। तो इसके चलते बोला जाता है कि यहाँ पर कम से कम माइनॉरिटी का स्टेटस मिले, उनको सपोर्ट मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, ठीक है। यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है इसके बारे में क्या आंसर आप लोगों का सही बताइए यहाँ पर क्या रहा है यहाँ पर। तो अभी ये अपने देश से रिलेटेड थोड़ी कम है, बाहर से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली कैलिफोर्निया के और अदर पार्ट ऑफ द जो वेस्ट कोस्ट में अगर आप लोग जाओगे यूएसए के, तो वहाँ पर काफ़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है। तो एटमॉस्फेरिक जो रिवर है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें ये बेसिकली यूएसए से निकल कर ये पूरा एक फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मीटरोलॉजिकल जो बेसिकली चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसके साथ में कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करके इसको देखा जा रहा है। तो ये एक तरीके से इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। तो 36 है यहाँ पर आंसर, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे रखा है, तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। वोकेबलरी आज आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करिएगा। फिर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इनको, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एक दिन होमवर्क दो हमको, हम अपने आप इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा देखिए एक दिन आप लोगों को देता हूँ, इनके ऊपर खुद से सेंटेंस फॉर्म करना और फिर मैं आप लोगों को कल इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये प्रोमिस है मेरा, एक्सप्लेन जरूर करूंगा, भले ही थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाए कल, पर आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। बाकी पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ से जाकर डाउनलोड करनी है। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो यार, और अपना ध्यान रखिए अच्छे से। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।